Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है वॉइड एग्रीमेंट। कल चैप्टर 7 हमने डिस्कस किया था, उसमें इलीगल एग्रीमेंट। तो बेसिकली दोनों चैप्टर्स ही ऐसे एग्रीमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। इलीगल एग्रीमेंट भी वॉइड होते हैं, ये जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एग्रीमेंट, ये भी वॉइड होते हैं। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट में आपको पता है इफेक्ट थोड़ा सीवियर होता है। लॉ कहता है इलीगल एग्रीमेंट्स में जो बेनिफिट्स वगैरह रिवार्ड दिए गए हैं वो रिस्टोर नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम वाइड एग्रीमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। वाइड एग्रीमेंट्स जो हैं ये कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं? वाइड एग्रीमेंट्स ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और कुछ एग्जांपल्स हमारे लिए नई हैं, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं। वो कौन सी एग्जांपल्स हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में किसी न किसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं? वो है सबसे पहले एग्रीमेंट विद अन इनकम्पिटेंट पर्सन। आपको याद होगा हमने कैपेसिटी ऑफ पार्टीज वाले चैप्टर में ये स्टडी किया था कि कुछ पार्टीज ऐसी है जिनके साथ एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता। कौन कौन सी पार्टीज थी? तो माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिसक्वालीफाइड वाला। अगर इनकम्पिटेंट पर्सन के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो नॉर्मल जनरल रूल ये है कि वो वाइड है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट अंडर बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। अगर दोनों पार्टीज ही किसी ना किसी गलत फहमी का शिकार हैं तो वो एग्रीमेंट भी वाइड होता है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि यूनिलैटरल अगर मिस्टेक हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन अगर बाइलैटरल मिस्टेक हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। फिर हमने स्टडी किया था कंसेप्ट एग्रीमेंट विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें ऑब्जेक्ट, मकसद या कंसीडरेशन अनलॉफुल हो वो एग्रीमेंट भी वाइड है। ये कल के लेक्चर में हमने कवर किए थे ये एग्जांपल्स जी। हाँ जी बिल्कुल, ये एग्रीमेंट। फिर इसके बाद अनसर्टेन एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जिनमें अनसर्टेनिटी हो, क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर ना हो, वो एग्रीमेंट भी वाइड है। आपको एग्जांपल, मैंने 2 एग्जांपल दी थी, आपको याद होगा। एक ये कि एक पर्सन के पास 2 गाड़ियां, एक ब्लैक और एक वाइट, और वो ऑफर करता है किसी को कि क्या आप मेरी गाड़ी खरीदेंगे, या दूसरा पर्सन उसे ऑफर करता है कि मैं 10 लाख में आपकी गाड़ी खरीदता हूं। तो इसमें चूंकि सर्टन नहीं है कि किस गाड़ी की बात हो रही है, ब्लैक या व्हाइट, तो ये एग्रीमेंट अनसर्टन होगा, वाइड है। इसी तरह फर्ज कीजिए अगर कोई पर्सन किसी को एम्प्लॉय रखता है इस टर्म्स पे कि रिम्यूनरेशन इतनी होगी, सैलरी आपकी इतनी होगी कि आप खुश हो जाएंगे, तो ये भी टर्म्स अनसर्टन है, इनसे भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। तो अनसर्टन एग्रीमेंट जिनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर ना हो। फिर एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कोई कंसीडरेशन ना हो, ये भी वाइड है। ये भी हम स्टडी कर चुके हैं, याद है आपको? इसकी कुछ एक्सेप्शन भी थे। कौन कौन से एक्सेप्शन थे? नेशनल लव एंड अफेक्शन वाले थे, फिर कंप्लीटेड गिफ्ट था, डोनर, और इसके बाद था टाइम बाउंड डेट वाला, चैरिटी। लेकिन चैरिटी उस सूरत में वैलिड है जब लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी हो। और फिर इसके बाद यहाँ जी 3 एग्जांपल इकट्ठी थी, बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। शाबाश। तो ये एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, ये भी वाइड है। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जो किसी को शादी करने से रोकते हो, ये भी वाइड है। ठीक है, फर्ज कीजिए मिस्टर ए जो है, फादर जो है, वो फॉर एग्जांपल वो सन से कहता है कि जी सन जो है वो मेजर है, उनसे कहता है कि एग्रीमेंट करो कि तुम अगले 5 साल तक शादी नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल। क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं है। कहते हैं हाँ, लेकिन अगर माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं, माइनर, वो एग्रीमेंट वैलिड होगा, क्योंकि माइनर को लॉ ने इजाजत नहीं दी कि भाई वो लीगली खुद जो है वो शादी करे। वो कहता है नहीं, मेजर होगा तो फिर उसकी शादी। इसके बाद एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगर एग्रीमेंट किया जाए कि भैया मेरे साथ शर्त लगाओ कि मैं तुम्हें उड़ के दिखाता हूं, तो मैं चांद पे ले जाऊंगा, है हाँ, ये वो याद है, वो ये सुरमा खरीद लो, इससे जमीन में छुपे हुए खजाने नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये सारे एग्रीमेंट्स वॉइड हैं, इम्पॉसिबल। बताइए क्या ये सारी एग्जाम्पल जो हम डिस्कस की हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं? कंसेप्ट क्लियर है इनका? चलिए अब उन एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी या डिटेल में नहीं पढ़ी। पहली एग्जांपल, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट्स ऑफ ट्रेड। एग्रीमेंट करना, कौन सा एग्रीमेंट? किसी को काम करने से, बिजनेस या नौकरी करने से रोकने के लिए। अगर किसी भी पर्सन के साथ एग्रीमेंट किया जाता है कि आप एग्रीमेंट कीजिए, अगले 5 साल में आप कोई काम नहीं करेंगे, कोई नौकरी नहीं करेंगे, कोई बिजनेस नहीं करेंगे, ये सारे एग्रीमेंट्स वॉइड हैं। फर्ज कीजिए ए और बी दोनों एक अलग-अलग उनकी शॉप से एक मार्केट में काम कर रहे हैं। ए की दुकान अच्छी खासी चल रही है और बी ने ए से ये कहा कि आप ऐसा कीजिए, मेरे से 10 लाख रुपया लीजिए और आपने अगले 2 साल तक इस मार्केट में बिजनेस नहीं करना। 10 लाख रुपया लेने के बाद 2 महीने बाद ये दोबारा वापस आ गया उसी मार्केट में। क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्स करवाया जा सकता है?
नहीं, लॉ कहता है ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड है, ये इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। जनरल कंसेप्ट समझ आ गया। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्शन ज्यादा अहम है, और इस चैप्टर में सबसे अहम कंसेप्ट यही है, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड। बाकी कंसेप्ट भी अहम, लेकिन सबसे अहम कंसेप्ट इस चैप्टर में क्या है, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड की एक्सेप्शंस, कि वो कौन सी सिचुएशंस है जब हम पाबंदी लगा सकते हैं किसी भी बंदे पे कि वो कोई सर्टन काम ना करे, बिजनेस ना करे, एम्प्लॉयमेंट ना करे। ठीक है, अब ये एक्सेप्शंस आपने खास तौर पे समझनी है, क्योंकि इनमें से रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी आ सकता है और ज्यादा चांस है कोई ना कोई केस स्टडी सेट होगी। सबसे पहला, सेल ऑफ गुडविल। कहता है अगर कोई बिजनेस अपनी गुडविल सेल करे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि निराला स्वीट्स जो है वो काफी फेमस है लाहौर में, हम उनके साथ, ठीक है बंद होगी, फर्ज कीजिए हम उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, आप ऐसा कीजिए कि अपनी गुडविल हमें सेल कर दिए। गुडविल सेल करने का मतलब है आप एक तरह से अपना नाम हमें सेल कर दिए जो बिजनेस का है, हम इस नाम से बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, और लेकिन शर्त यह है क्या कि आपने लाहौर के अंदर अगले 5 साल तक सिमिलर बिजनेस नहीं करना, स्वीट्स वाला बिजनेस नहीं करना। कहीं ये ना हो कि आप नए नाम के साथ यही बिजनेस जो है वो शुरू कर दें, और आप में तो चले इतनी एबिलिटी है कि जीरो से भी बिजनेस को अच्छी पोजीशन में ला सकते हैं, लेकिन हमारा तो फिर नुकसान हो जाएगा, गुडविल खरीदने का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो सकेगा। तो शर्त ये है, लेकिन ये कंडीशन वैलिड है, इसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है, इसे कहते हैं सेल ऑफ गुडविल। ये याद रखिए प्रीवियस वाली एग्जांपल से डिफरेंट है। जब मैंने कहा ए और बी एक मार्केट में काम कर रहे थे, उसमें गुडविल सेल नहीं हुई थी, उसमें सिर्फ इतना एग्रीमेंट हुआ था आपने मार्केट में काम नहीं करना। लेकिन अगर बाकायदा तौर पे गुडविल परचेज करता है कि बंदा, तो गुडविल के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इस बिजनेस से, इसके नाम से फायदा उठाए। अगर जो बंदा गुडविल बेचने वाला है वो अगले ही दिन किसी दूसरे नाम से उसी मार्केट में दुकान खोल ले, तो जाहिर कस्टमर को भी पता होता है कि नाम के पीछे बैकएंड पे बंदा कौन है, तो बायर को गुडविल खरीदने का वो फायदा नहीं होगा। इसलिए लॉ ने इजाजत दी कि जब कोई बंदा गुडविल सेल करे तो उसके साथ एग्रीमेंट किया जा सकता है, क्या कि वो अब ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेगा। लेकिन एग्रीमेंट की कंडीशन जरा गौर से सुनिए। पहली चीज कह रहा है कि प्रोवाइडेड, रिस्ट्रिक्शन जो आप लगा रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं, वो सिमिलर बिजनेस की हो। जैसे निराला स्वीट्स से हमने बिजनेस खरीदा तो हमने उसे कहा भैया स्वीट्स का काम आप ना कीजिएगा, कोई और काम करना चाहे कर सकते हैं, सिमिलर बिजनेस की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। दूसरा, रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट की होनी चाहिए, और ये लोकल लिमिट रीजनेबल हो। मैं ये ना कहूं कि भैया आपने पूरे पाकिस्तान में काम नहीं करना, ये ना कहूं, बल्कि सिर्फ अपने रीजन, जैसे फर्ज कीजिए रीजनेबल लिमिट क्या है यहाँ पे लाहौर। अब इसका मतलब ये हुआ वो अगर फॉर एग्जांपल कराची जाके अपना स्वीट्स का काम करना चाहते हैं, कराची में कर सकते हैं, लाहौर में नहीं कर सकते। लाहौर में कोई दूसरा बिजनेस कर सकते हैं, स्वीट्स का नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन किस चीज की होगी, सिमिलर बिजनेस की होगी, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स की होगी। स्पेसिफाइड लोकल लिमिट का मतलब क्या है कि आपने जगह बतानी है कि भैया इस एरिया में आप बिजनेस ना कीजिए, और वो लोकल लिमिट रीजनेबल होनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया नहीं होनी चाहिए, वो रीजनेबल नहीं होगी। और रीजनेबल लिमिट क्या होगी, ये कोर्ट डिसाइड करती है, नेचर ऑफ बिजनेस को सामने रखिए, उस तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं। फिर फॉर टाइम टिल बायर कैरी सिमिलर बिजनेस, उस वक्त तक, देखिए ये है प्लेस, एरिया, कि किस हद तक रिस्ट्रिक्शन होगी, ये टाइम की बात कर रहा है, कितने अरसे तक, जब तक बायर उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है। फर्ज कीजिए 2 साल बाद हमने इस बिजनेस को खत्म कर दिया, अब क्या जो सेलर ऑफ गुडविल था, एग्रीमेंट ओरिजिनली उसके साथ 5 साल का हुआ था, 2 साल के बाद हमने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, अब क्या वो स्वीट्स का काम लाहौर में शुरू कर सकता है? कहता है अब शुरू कर सकता है, क्योंकि अब हमने डिसाइड कर दिया कि क्विट करना। तो अब मार्केट में कोई, हम क्विट हो गए मार्केट से, मार्केट में कोई भी आ जाए हमारी बुला से। तो सेल ऑफ गुडविल पहली एक्सेप्शन, जिसमें हम पाबंदी लगा सकते हैं किसी पे कि वो ट्रेड नहीं करेगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। लेकिन इसकी शर्तें क्या है? पहली शर्त कि सिमिलर बिजनेस की रिस्ट्रिक्शन हो, दूसरी शर्त स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स हो। लोकल लिमिट से मुराद वो जगह, ज्योग्राफिकल लोकेशन, स्पेसिफाइड का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, और ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होनी चाहिए। जो आप लोकल लिमिट स्पेसिफाई करेंगे ये रीजनेबल लिमिट्स होनी चाहिए। और कब तक रिस्ट्रिक्शन रहेगी? जब तक हम बायर कंटिन्यू करता है, जब बायर डिसकंटिन्यू करेगा बिजनेस को, रिस्ट्रिक्शन भी खत्म। सेल ऑफ गुडविल समझ आ गई, सबसे अहम यही था। आगे चलते हैं। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर के दरमियान एग्रीमेंट करने से क्या किसी पार्टनर को रोका जा सकता है बिजनेस करने से? सब बिल्कुल रोका जा सकता। आपको याद होगा ये पार्टनरशिप एक्ट में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, और मिलती जुलती प्रोविजन हमने कमदी लॉ में चीफ एग्जीक्यूटिव वाले सेक्शन में भी पढ़ी थी। एग्जिस्टिंग पार्टनर को रोका जा सकता है कोई और काम करने से? हाँ, अच्छा, सिमिलर काम करने से रोका जा सकता है, डिसिमिलर काम करने से रोका जा सकता है, कि दोनों से? बाय डिफॉल्ट हर पार्टनर पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता अनलेस उसे इजाजत दी जाए, ठीक है। यानी बाय डिफॉल्ट कोई भी पार्टनर सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता, डिसिमिलर कर सकता है।
लेकिन डिसिमिलर बिजनेस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। वो कैसे? पार्टनरशिप डीड में लिख के, वो बाय डिफॉल्ट नहीं होती। आपको याद है, सिमिलर बिजनेस पार्टनर कैन नॉट कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस अनलेस अलाउड। ए पार्टनर कैन नॉट डू डिसिमिलर बिजनेस इफ प्रोहिबिटेड। ये अल्फाज का फर्क याद है आपको? तो कहता है वही प्रोविजन यहां पे आ गई, एग्जिस्टिंग पार्टनर को मना किया जा सकता है सिमिलर बिजनेस से भी, डिसिमिलर बिजनेस से भी। ठीक है, ये फर्क समझ आ गया सिमिलर और डिसिमिलर का। आगे चलते हैं, आउटगोइंग पार्टनर, क्या जो पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है। अब देखें, आईकैप की बुक में तीनों को उसने अलग अलग डिस्कस किया, हालांकि मेन कंसेप्ट तीनों के पीछे एक ही तरह का, बातें रिपीट हो रही है। क्या आउटगोइंग पार्टनर, अच्छा मुझे बताइए, आउटगोइंग पार्टनर का मतलब क्या है? जो पार्टनरशिप से निकल के जा, जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप को छोड़ता है, पार्टनरशिप बाकी रहती है कि डिसॉल्व हो जाती है? डिसॉल्व, उसके बाद नया एग्रीमेंट होता है, वो एक तरह से टेक्निकली न्यू पार्टनरशिप होती है। तो आउटगोइंग पार्टनर का भी वही कंसेप्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का भी वही कंसेप्ट। और अगर कोई पार्टनर गुडविल सेल कर दे, बताइए कोई पार्टनर गुडविल कब सेल करेगा? अच्छा वो छोड़ के जा रहा होगा। क्या इन तीनों केसेस में हम किसी पार्टनर को मना कर सकते हैं, भैया तुमने सिमिलर काम नहीं करना, सिमिलर बिजनेस नहीं करना? तो बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी पार्टनर पे पाबंदी, ये तो एग्जिस्टिंग पार्टनर पे पाबंदी लगाई थी ना हमने। वो कहता है जो पार्टनर छोड़ के जा रहा हो उस पे भी पाबंदी लगा सकते हैं आप, अगर वो एग्री कर जाए तो। ठीक है, एग्रीमेंट में लिखा हो तो। ठीक है, लेकिन कहता है यहां पे भी सुनिए, पाबंदी किस चीज की होगी? सिमिलर बिजनेस की होगी, और स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होगी, और स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के लिए होगी। ये तकरीबन वही कंसेप्ट है जो यहां वाला है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन आउटगोइंग पार्टनर पे भी लगाई जा सकती है कि वो आगे कोई काम ना करे, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन कब वैलिड होगी? जब सिमिलर बिजनेस की होगी। यानी इसका मतलब है डिसिमिलर बिजनेस कर सकता है वो, डिस नहीं, बाद में जब पार्टनरशिप छोड़ दी फिर इससे फर्क नहीं पड़ता। अनलेस वाला यही वाला वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए। आप अगर कोई आउटगोइंग पार्टनर है उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, अगर वो जाते हुए एग्रीमेंट हमसे करता है, हम कहेंगे ठीक है हम तुम्हें पैसे देने को तैयार है, गुडविल में से हिस्सा देने को भी तैयार है, लेकिन शर्त क्या है कि तुम 2 साल तक काम नहीं करोगे सिमिलर यही वाला। ठीक है, तो बिल्कुल वो प्रोविजन वैलिड है, वो प्रोविजन वैलिड है। शर्त यह है कि सिमिलर बिजनेस के लिए हो और स्पेसिफाइड पीरियड और लिमिट के लिए हो। यानी हम उसे कह दें कि लाहौर में आप बिजनेस नहीं कर सकते 2 साल तक। टेक्सटाइल में पार्टनर था हमारा, तो वो लाहौर के अंदर 2 साल तक टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं कर सकता, ये एग्रीमेंट वैलिड होगा। लेकिन लाहौर से बाहर करना चाहे कर सकता है, लाहौर में कोई और बिजनेस करना चाहे कर सकता है, लाहौर में 3 साल के बाद टेक्सटाइल का बिजनेस ही करना चाहे कर सकता है। पाबंदी 2 साल की थी। ठीक है, तो यहां पे भी कंडीशन तकरीबन वही है जो ऊपर थी। रिस्ट्रिक्शन सिमिलर बिजनेस की हो, स्पेसिफाइड लिमिट की हो, और रीजनेबल। यहां तक क्लियर? इसके बाद आगे ट्रेड कॉम्बिनेशन। ट्रेड कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? कल भी एक हमने एग्जांपल पढ़ी थी, एग्रीमेंट्स टू क्रिएट मोनोपोली। ट्रेड कॉम्बिनेशन का मतलब भी यही है कि आप मिल जाए। कहता है कि ट्रेड कॉम्बिनेशन जो है ये मिल के अगर आप मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं, पर्पस ये है मोनोपोली क्रिएट की जाए, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लॉ इनकरेज करता है कंपटीशन को और डिस्करेज करता है मोनोपोली को। कहता है मोनोपोली क्रिएट करने के लिए अगर आप एग्रीमेंट्स कर रहे हैं वो एग्रीमेंट वॉइड है, लेकिन अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, बिजनेस को रेगुलेट, तो वो वैलिड है। बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए 2 एग्जांपल उसने थी। एग्जांपल इंटरेस्टिंग है। पहले एग्जांपल उसने कहा क्या एक जगह पे 3 सप्लायर मिलके ये एग्री कर सकते हैं कि हम में से कोई भी सप्लायर कोई सर्टन चीज, फॉर एग्जांपल दूध है, 120 रुपए किलो से कम पे नहीं बेचेगा। कहता है ये कर सकता है। देखने में लगता है कि इलीगल होगा, लॉ कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए है, मोनोपोली क्रिएट करने के लिए नहीं है। हर एक बंदा अपनी अपनी क्वांटिटी सेल करेगा, अपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट करेगा, अपने तरीके से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। ये मोनोपोली, ये प्राइस को रेगुलेट कर रहे हैं। इसी तरह फर्ज कीजिए कोई शुगर इंडस्ट्री है, शुगर कंपनी है, वो किसी जगह के किसानों से 2-3 किसान उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि जी आपकी फसलों में जितना भी गन्ना प्रोड्यूस होगा वो सारे का सारा आप सिर्फ हमें सेल करेंगे, हमारे अलावा किसी कंपनी को सेल नहीं करेंगे। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? ये भी एग्रीमेंट वैलिड है। तो कहता है ये बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन अगर मिल के आपस में मोनोपोली क्रिएट करने के लिए एग्रीमेंट किया जाए वो वाइड होगा। तो ट्रेड कॉम्बिनेशन की एग्जांपल भी क्लियर होगी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। जैसे मैं एम्प्लॉय हूं, अब आपको पता है कि जब भी किसी पर्सन को एम्प्लॉय रखा जाता है उसके साथ अपॉइंटमेंट लेटर एग्री किया जाता है, वो एक एग्रीमेंट होता है।
अपॉइंटमेंट एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब ये एग्रीमेंट साइन करेंगे तो इन चीजों का पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट में कौन कौन सी चीज इन्फोर्स करवाई जा सकती है, कौन सी नहीं। कहता है सबसे पहले क्या ये चीज एग्री की जा सकती है कि एम्प्लॉय सर्व करेगा एम्प्लॉय को फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। एग्रीमेंट में क्या ये लिखा जा सकता है कि मिस्टर ए कम से कम 10 साल के लिए इस कंपनी का एम्प्लॉय रहेगा, 10 साल से पहले जॉब नहीं छोड़ेगा। क्या ये प्रोविजन वैलिड है, लीगल है, इन्फोर्स करवाई जा सकती है? कहता है बिल्कुल करवाई जा सकती है। ठीक है कि वो 3 साल तक, 5 साल तक, 8 साल तक, 10 साल, जितना भी पीरियड मुनासिब समझते हैं तब तक सर्व करेगा कंपनी को। फिर दूसरा, क्या एम्प्लॉय को मना किया जा सकता है कि जब तक ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, जब तक आप हमारे एम्प्लॉय हैं आप और कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते जब तक हमारे एम्प्लॉय हैं। ठीक है, क्या एक एम्प्लॉय को इस चीज से रोका? बिल्कुल रोका जा सकता है। सिमिलर काम से नहीं बल्कि किसी भी काम से रोका जा सकता है। आपने कंसेप्ट सुना होगा फुल टाइम एम्प्लॉय, जो कि मतलब फुल टाइम एम्प्लॉय का मतलब ये नहीं 24 घंटे काम करता रहता है। फुल टाइम एम्प्लॉय का मतलब है काम 7-8 घंटे करेगा, लेकिन बाद में अगर इवनिंग में फॉर एग्जाम्पल 3-4 घंटे वो फ्री है भी तो वो एम्प्लॉयर की परमिशन के बगैर किसी और जगह काम नहीं कर सकता। थर्ड बात ये समझने वाली है, टू प्रिवेंट एम्प्लॉय फ्रॉम एक्सेप्टिंग सिमिलर एंगेजमेंट आफ्टर एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट तो बात समझ आती है कि जस्टिफाइड है कि एम्प्लॉयर जो है वो जब उसके काम कर रहा है तो ये ना हो कि वो किसी दूसरी जगह पे काम करे, इससे जाहिर है उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। और एम्प्लॉयर को ये भी डर होता है कि ये ना हो कि किसी कंप्यूटर के पास भी जाके पार्ट टाइम काम कर रहा हो, हमारे सारे राज उधर पहुंच रहे हो। लेकिन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट क्या इशू है? देखिए, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट वाली प्रोविजन हर बिजनेस के लिए रेलिवेंट नॉर्मली नहीं होती, लेकिन कुछ बिजनेस और कुछ पोजीशन सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए कि केएफसी ने अपने पास किसी को प्रोडक्शन मैनेजर रखा। अब वैसे और किसी को पूरे पाकिस्तान में नहीं पता कि जो केएफसी की प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से बनती है, फ्राइड चिकन का फॉर्मूला क्या, लेकिन उसको पता है। अब केएफसी वाले ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि जब भी हमें छोड़ के जाएं तो हमारे सीक्रेट्स जो हैं ये आगे किसी कंपैरेटर कंपनी को बेच दें, या वहां पे कंपैरेटर कंपनी इसको इस लालच में कि इसको सारे फार्मूले पता हैं अपने पास हाई रेट पे, हाई सैलरी पे इसको हायर कर लें और इनडायरेक्टली हमारे सीक्रेट्स जो हैं वो लीक हो जाए। तो क्या इस सिचुएशन में जब ट्रेड सीक्रेट्स लीक होने का खतरा हो, क्या एम्प्लॉयर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है एम्प्लॉय पे कि वो इवन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक सर्टेन पीरियड तक किसी दूसरी जगह काम नहीं करेगा? कहता है बिल्कुल, ये इस स्पेसिफिक सिचुएशन में बिल्कुल लगाया जा सकता है। इसमें लेकिन लॉ देखेगा कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो स्पेसिफाइड रीजनेबल लिमिट के लिए हो और अहम चीज एम्प्लॉयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हो। ठीक है, एम्प्लॉयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हो, स्पेसिफाइड रीजनेबल लोकल लिमिट के लिए हो। यानी वो अगर एम्प्लॉय कोई दूसरा काम करना चाहता है वो कर सकता है। अगर फर्ज कीजिए वो किसी दूसरे रीजन में जहां पे केएफसी ऑपरेट नहीं कर रहा वहां जाके काम करना चाहे वहां कर सकता है। तो रिस्ट्रिक्शन ये भी एप्लीकेबल होगी, वैलिड होगी। शर्त क्या है? स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के लिए हो, रीजनेबल लिमिट्स के लिए, और ऑब्जेक्टिव क्या हो? टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयर। क्वेश्चन में अगर आपको पता नहीं चल रहा ना कि ये रीजनेबल है कि नहीं, टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयर है कि नहीं, तो आपने कंडीशंस लिख के क्या देना है कि ये प्रोविजन वैलिड है। ठीक है, बेहतर है। तो ये हमारी एक्सेप्शंस होगी। एक्सेप्शन किस चीज की? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। टोटल एक्सेप्शन एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड की टोटल 4 एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन कौन सी? सेल ऑफ गुडविल। दूसरी पार्टनरशिप की। तीसरी ट्रेड कॉम्बिनेशन की। और चौथी एक्सेप्शन सर्विस एग्रीमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो अहम है वो सेल ऑफ गुडविल वाली है और सर्विस एग्रीमेंट की है। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, और मैं ज्यादा अहम कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि यही अहम है, बाकी भी अहम। आपको पता है आईकैप की बुक में हर चीज अहम है, छोटे से छोटा कंसेप्ट भी आईकैप कभी भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा अहम ये कंसेप्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे सिंपल वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट कौन सा होता है? जुए का। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फर्क है जुए में और इनाम में। फर्ज कीजिए अगर एग्रीमेंट ये होता है मेरा, मैं भाई को कहता भैया कल बारिश होगी कि नहीं, लगाते हो 10-10 हजार। अगर बारिश हुई तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, ना हुई तुम मुझे 10,000 देना। ये जुआ है। लेकिन फर्ज कीजिए कि मैं इन्हें कोई केस स्टडी देता हूं लॉ की, और कहता हूं भाई अगर तुमने इस केस स्टडी को सही सॉल्व कर लिया तो 10 रुपए इनाम दूंगा। भाई ये जुआ थोड़ी है। 50 कर ले, 50 रुपए इनाम दूंगा। अब क्या, अब भी अगर ये उसको सॉल्व कर लेंगे पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। क्या ये भी जुआ है? वो कहता है नहीं ये जुआ नहीं है, ये जुआ नहीं। अच्छा, और एग्जांपल सुने।
दो पहलवानों के दरमियान में कुश्ती हो रही है और जो जीतेगा उसको 1 लाख रुपया मिलेगा, हारने वाले को 50,000 मिलेगा। ये जुआ है? नहीं जुआ। अगली एग्जांपल सोच के, अगर ये एग्जांपल भी सही बता दी, कंसेप्ट का मतलब समझ आ गया। एक जगह पे घोड़ों की रेस हो रही है, जो भी रेस जीतेगा, वो घोड़े के ऊपर जो बैठा था क्या उसे कहते हैं? जोकी कहते हैं, क्या कहते हैं? घुड़सवार। हाँ घुड़सवार, हाँ हाँ जोकी, हाँ ठीक। तो जो घुड़सवार, जो घोड़ा जीतेगा उसके घुड़सवार को 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। बताइए ये जुआ है कि नहीं? ये जुआ नहीं। लेकिन दो बंदे बाहर देख रहे हैं और वो कह रहे हैं भाई ये जो 2 नंबर वाला घोड़ा है ना, अगर ये जीता तो मैं 5 लाख रुपया तुम्हें दूंगा, अगर हार गया तो 2 लाख रुपया तुम मुझे देना। ये जुआ है, ये इनाम नहीं है। ये फर्क ध्यान में रखिएगा। तो वो कह रहे हैं वेजरिंग एग्रीमेंट, जुए के एग्रीमेंट सारे के सारे वॉइड हैं। इसलिए आप अक्सर अखबार में भी पढ़ते होंगे कि वो पाकिस्तान के और ऑस्ट्रेलिया के मैच में जुआ लगा हुआ था और पुलिस ने छापा मारा और जुए की रकम समेत 2 बंदों को गिरफ्तार कर लिया। तो वो किसलिए गिरफ्तार करते हैं जुए की रकम को? वो वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं, वॉइड है। कहते हैं लेकिन इसमें प्राइस कंपटीशन जिसमें गेम्स ऑफ स्किल होंगी वो एक्सेप्शन है, वो जुआ नहीं समझा जाएगा, ये एक्सेप्शन। जिस तरह हमने हाँ जीतो पाकिस्तान, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड की ये सारी एक्सेप्शन थी ना, 4 एक्सेप्शन थी। जर्नल एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड वॉइड है। इन 4 केसेस में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। उसी तरह जनरल प्रोविजन क्या है कि वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड है, लेकिन इन 3 केसेस में वैलिड है। प्राइस कंपटीशन इन्वॉल्विंग गेम ऑफ स्किल कहता है ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होते, वैलिड है। विनर ऑफ हॉर्स रेस, जो घुड़सवार में पहले नंबर पे है उसे इनाम मिला, लेकिन जो उस पर जुआ लगाते हैं वो नहीं। क्रिकेट मैच में जो टीम जीतेगी उसको 5 लाख मिलेगा, ये जुआ नहीं है। जो बाहर बैठ के जो पार्टी नहीं होते कोई उस पर पैसे लगा रहे थे वो जुआ होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कि अगर मर गए तो फिर आपके घर वालों को इतने पैसे मिलेंगे, क्या ये भी जुआ है? पता नहीं। ये सुन, अच्छा सुने, इन तीनों में कॉमन चीज पता क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जुए से मिलते जुलते हैं, इसलिए गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं लोग। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और है और जुआ और है दोनों में कंडीशन कि ये होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा वरना नहीं होगा। ठीक है, जैसे बारिश हुई तो मैं इनको पेमेंट करूंगा वरना नहीं, ये भी कंटीजेंट है। ये भी और अगर इन्होंने केस स्टडी सॉल्व की तो फिर 50 रुपए इनाम मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, ये भी कंटीजेंट है दोनों कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट। लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट कौन सा है? बारिश वाला। फिर एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, बताइए क्या हर बंदे की पर्सनल लिबर्टी होती है? किसी बंदे को उसकी पर्सनल थ्रू एग्रीमेंट पर्सनल लिबर्टी से महरूम किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ठीक है, फर्ज कीजिए जितने माइनर को भी नहीं किया जा सकता, वो तो मैरिज है। मैरिज के पर्सनल लिबर्टी के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे मैरिज है, जैसे ट्रेड है, ये भी पर्सनल लिबर्टी, जैसे रहना कहाँ पे है ये भी उनका अपना फैसला है। ठीक है, और मैं इनको भैया कल से तुमने सर पे टोपी पहन के आनी है वरना तुम्हें क्लास में घुसने नहीं दिया जाएगा, ये एग्रीमेंट ये भी वॉइड है, ये इनकी पर्सनल लिबर्टी है। तो सर भाई मेरा फैसला, मैं चाहे मतलब, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी है। अब सुनिए, इसी तरह लीगल प्रोसीडिंग्स, हर शहरी का हक है कि अगर किसी भी उसके किसी लीगल राइट की वायलेशन होती है वो दूसरे बंदे के खिलाफ एक्शन ले सकता है। अगर उसके साथ एग्रीमेंट किया जाए कि तुम मेरे खिलाफ कोई एक्शन ना लो, ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि इस एग्रीमेंट की अगर वायलेशन हुई तो आप हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे या मैं आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा, लॉ कहता है कि ये प्रोविजन वैलिड नहीं है। हर बंदे का लीगल राइट है, उसके कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हो रही है, वो लीगल एक्शन ले सकता है। कहते हैं लेकिन इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखा जाए। पहला, टू रेफर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, पता है आपको? एक है कोर्ट सिस्टम, एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उसमें कोई केस फाइल नहीं हुआ होता, लेकिन आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की बात होती है। कहता है आप ये एग्री कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर हमारा डिस्प्यूट अराइज होता है हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, पहले एडीआर में जाके इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाएंगे। लेकिन वो कहता है स्टिल अगर एडीआर में फैसला होता है, कोई एक पार्टी उससे रजामंद नहीं, खुश नहीं, वो अभी भी कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकती है, लेकिन पहले फैसला एडीआर में जाएगा अगर ये तय हुआ। कहता है ये भी वैलिड होगा। दूसरा, नॉट टू फाइल अपील इन अपर कोर्ट, ये भी एग्री किया जा सकता है कि भाई हमारे दरमियान हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेल परचेज का, इसमें जो भी अगर आपको शिकायत होती है हमसे, आप केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, लेकिन जो भी कोर्ट में फैसला होगा, सिविल कोर्ट में फॉर एग्जांपल, आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, हम भी नहीं करेंगे। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? अब देखिए इसमें कोर्ट में तो जाया जा रहा है, लेकिन एक दफा कोर्ट में जो फैसला हो गया उसे अपील में नहीं लेके जाया जा रहा। क्या ये प्रोविजन एग्री की जा सकती है? बिल्कुल। और लास्ट प्रोविजन, ये अक्सर कंपनीज, अगर आप उनके वो जो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े उन्होंने इम्पोज की होती है। फर्ज कीजिए एक कंपनी का कराची में हेड ऑफिस है, उसकी फैक्ट्री कराची में है, लेकिन लाहौर में उन्होंने एसी बेचे। तो जब हम टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े, अगर आप उसमें सम टाइम ऐसे लिखा होता है
कि अगर आपको इसके प्रोडक्ट के खिलाफ कोई भी शिकायत है, कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, तो वो लाहौर के कोर्ट्स में नहीं बल्कि कराची के कोर्ट्स में होगी। क्या ये प्रोविजन वैलिड है? ये कंडीशन वैलिड है। वो कहता है अगर दो कोर्ट्स इक्वली कॉम्पिटेंट है, लाहौर में भी सिविल कोर्ट है, कराची में भी सिविल कोर्ट है, लाहौर में भी कंज्यूमर कोर्ट है, कराची में भी कंज्यूमर कोर्ट है, वो कहता है जो दो कोर्ट्स इक्वली कॉम्पिटेंट है और पार्टीज आपस में एग्री कर ले कि इनमें से एक में केस फाइल होगा, दूसरे में नहीं होगा, ये प्रोविजन भी वैलिड है। जी, कंडीशन समझ आ गई। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? वॉइड एग्रीमेंट। बस इतना सा लेक्चर था, सॉरी चैप्टर था, लेक्चर तो भी है ना, केस स्टडी करनी है। आज के चैप्टर में हमने क्या सीखा? वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में। एग्रीमेंट्स कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे। इसमें कुछ एग्रीमेंट्स की एग्जांपल ऐसी है जो हम प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, जैसे कल इलीगल एग्रीमेंट के बारे में हमने पढ़ा, उससे पहले एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन के पढ़ा, बायलैटरल मिस्टेक के बारे में पढ़ा, एक जगह पे कॉम्पिटेंस टू पार्टी, डिफरेंट चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं। तो वो एग्जांपल्स सिर्फ हमने क्विक रिकैप किया इनका कि रिफ्रेश हो जाए एग्जांपल्स। जो नई एग्जांपल इस चैप्टर में हमने पढ़ी जो कि वॉइड होंगी, वो तीन है बड़ी एग्जांपल। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, ये वॉइड है, दूसरा वेजिंग एग्रीमेंट, और तीसरा एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीड। लेकिन हर एक की एक्सेप्शंस हैं, और एग्जाम में एक्सेप्शंस, लॉ में एक्सेप्शंस ज्यादा अहम होती है लीगल प्रोविजन से। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड में कितने उसने केसेस डिस्कस किए हैं? चार ही किए। कौन कौन से? पहला सेल ऑफ गुडविल, दूसरा एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, तीसरा ट्रेड कॉम्बिनेशन, और फोर्थ सर्विस एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, अब सेल ऑफ गुडविल में हम क्या एक्सेप्शन क्या है इसकी कि अगर कोई पर्सन गुडविल सेल करे उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि वो सिमिलर बिजनेस स्पेसिफाइड पीरियड तक स्पेसिफाइड लोकल लिमिट में कैरी ऑन नहीं कर सकता। इसी तरह पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के दरमियान में एग्रीमेंट किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग पार्टनर भी एग्रीमेंट कर सकते हैं कि वो सिमिलर या डिसिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे, और जो पार्टनर आउटगोइंग है, फर्म डिसॉल्व हो जाए या कोई पार्टनर गुडविल को सेल कर दे, उस सिचुएशन में भी एग्री किया जा सकता है कि वो सिमिलर बिजनेस या स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में कंटिन्यू नहीं करेंगे। फिर ट्रेड कॉम्बिनेशन, इसमें जो तो एग्रीमेंट है मोनोपोली क्रिएट करने के लिए वो वाइड है, और जो बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए है वो वैलिड है। नेक्स्ट सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट में हम किसी एम्प्लॉय को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जब तक वो एम्प्लॉय है हमारा, वो कोई और बिजनेस नहीं करेगा। ठीक है, और ड्यूरिंग, और हम ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि वो सर्टेन पीरियड तक हमारा एम्प्लॉय रहेगा, जब तक एम्प्लॉय है कोई और बिजनेस नहीं करेगा, कोई और काम नहीं करेगा। और इवन एम्प्लॉयमेंट के बाद भी वो सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के बाद वाली कंडीशन के लिए लॉ ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ये रीजनेबल होनी चाहिए, यानी इसका मकसद एम्प्लॉयर को प्रोटेक्ट करना होना चाहिए। अब ये तो थोड़ी है एम्प्लॉय बेचारे को नौकरी से भी जवाब दे दिया, किसी और जगह काम नहीं कर, घर बैठ के भूखा मरेगा। देखा जाएगा उसकी पोजीशन क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या इसके पास ऐसे ट्रेड सीक्रेट्स हैं जो किसी पार्टी के पास काम करने से एम्प्लॉय को नुकसान हो सकता है, फिर मना किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। वेजरिंग एग्रीमेंट जुआ वाइड है, लेकिन इसमें तीन एक्सेप्शन उसने बताई हमें कि ये मिलते जुलते हैं वेजरिंग के, लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो है, वेजरिंग नहीं है। कौन कौन से हैं? गेम ऑफ स्किल्स, प्राइस कंपटीशन वगैरह जीते हैं, विनर ऑफ हॉर्स रेस, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। विनर ऑफ हॉर्स रेस है, आपने ये नहीं वो जो घोड़े पे जुआ लगाते हैं वो अज्यूम कर लेते हैं, वो नहीं है। इसका मतलब है जो घुड़सवार होगा उसको जो इनाम मिलना वो है जीतने में। फिर एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, क्या दो लोग आपस में ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि इसमें चाहे हमारे साथ मतलब जो भी हमारा डिस्प्यूट हो, हम में से कोई बंदा भी कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट के पास, ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते। हाँ, ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि वो पहले एडीआर में जाएंगे आर्बिट्रेशन में, या ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि वो अपील फाइल नहीं करेंगे हाई कोर्ट में। ये एग्रीमेंट भी कर सकते हैं कि किसी लोकेशन पे अगर दो कंपिटेंट इक्वल कोर्ट्स हैं तो उनमें से किसी एक कोर्ट में हम केस फाइल करेंगे। ये था हमारा चैप्टर। अब स्टडी करते हैं केस स्टडीज को। केस स्टडी की बारी आ गई, 59 पे आई है। अच्छा, इसमें कहीं पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी है, तो मैं पढ़ते हुए स्पेलिंग मिस्टेक को करेक्ट ही बोलूंगा। आपको अगर लगे कि किसी जगह पे कोई गलती है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। पेज नंबर 59, क्वेश्चन 2, आर द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स वॉइड? गिव रीजंस इन ईच केस। पहला, ए एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन ऑफ ऑयल। जी, क्या वाइड है या वैलिड है? ये वाइड है भाई, ये तो क्लियर ही नहीं कि इस किस्म का ऑयल। ठीक है, ये तो उसने नहीं बताया, सरसों खाएगा कोकोनट का ऑयल। बी, ए हु इज ए डीलर इन कोकोनट ऑयल ओनली, अब ये देखो कह रहे सिर्फ कोकोनट ऑयल में डील करता है, एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन ऑफ ऑयल, ये वैलिड है।
क्योंकि ये इंप्लाइड है। जिस तरह एक बंदे के पास दो गाड़ियां, तो ये फिर ये बताना जरूरी है कौन सी वाली गाड़ी, एक ही गाड़ी है तो फिर बताना जरूरी नहीं, अंडरस्टूड है। ए एग्रीज टू सेल टू बी 100 tons of rice at a price to be fixed by C। ये वैलिड है। इसमें प्राइस यहां पे फिक्स नहीं की गई, मेंशन नहीं की गई, लेकिन प्राइस डिसाइड कैसे होगी ये तय हो गया, टू बी डिटरमिन्ड बाय सी। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली इस तरह का होता है कि ए और बी एक दूसरे से सेल परचेज का एग्रीमेंट करते हैं एट ए प्राइस टू बी डिटरमिन्ड बाय गवर्नमेंट ऑन दैट डेट। फर्स्ट कीजिए किसी ने चिकन का या अंडों का, सब्जी वगैरह है, फल है, इनका आपको पता है गवर्नमेंट डेली बेस पे रेट निकालती है। तो अगर एग्रीमेंट करना है हमने महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, तो फिर एग्रीमेंट बेहतर होता है कि इस तरीके बजाय कि अभी प्राइस फिक्स कर लें, अभी भी प्राइस फिक्स की जा सकती है, लेकिन इसमें हो सकता है फिर एक पार्टी को फायदा हो जाए, एक पार्टी को नुकसान हो जाए बाद में, रेट चेंज होता है। तो अगर एग्रीमेंट इस तरह किया जाए कि महीने के बाद आप हमें चिकन 50 किलो चिकन सप्लाई करेंगे एट ए रेट टू बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑन दैट डेट, तो ये एग्रीमेंट वैलिड है। हालांकि इसमें प्राइस अभी डिसाइड नहीं हुई, लेकिन उसका मैकेनिज्म डिसाइड कर दिया गया। डी, ए एग्रीज टू सेल टू बी माई व्हाइट हॉर्स फॉर रुपीज, ए एग्रीज टू सेल टू बी माई व्हाइट हॉर्स फॉर रुपीज 5000 और रुपीज 10,000। ये तो वाइड है भाई, क्लियर नहीं, प्राइस क्लियर नहीं है, 5 को या 10 को। क्वेश्चन 3, 2 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 3, ए मर्चेंट ऑफ सिंध मेड ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्पैच 100 क्विंटल्स ऑफ गुड एट बी टू बी एट फैसलाबाद एट ए सर्टेन प्राइस एंड बी पेड रुपीज 500 एज अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी क्या होती है? एडवांस में, बयाने के तौर पे। None of the parties knew that the government had sometimes previously passed a law prohibiting transport of goods from one province to another। गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी कि भैया इधर आटा एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ए वाज, दोनों को पता ही नहीं था पाबंदी लगी हुई है। ए वाज अनएबल बाय रीजन ऑफ दिस लॉ टू सेंड द गुड। बी क्लेम्स डैमेजेस फॉर नॉन परफॉर्मेंस एज वेल एज रिफंड ऑफ द अर्नेस्ट मनी। इज ही एंटाइटल्ड टू दीस रेमेडीज। उसे एक चीज मिलेगी, दूसरी नहीं। एडवांस अपना वापस ले सकता है, गुड नहीं ले सकता, क्योंकि उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। ये था बायलैटरल मिस्टेक। इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाइड तो होता है, लेकिन चूंकि ये इलीगल नहीं है, कोई पनिशेबल बाय लॉ नहीं है ये जो एग्रीमेंट उन्होंने किया, इसलिए रिस्टोरेशन उन्होंने अलाउ कर दी। क्वेश्चन 4, ए प्रॉमिसेस टू पे बी फॉर हिज सर्विसेज व्हाटएवर ए हिमसेल्फ विल थिंक राइट और रीजनेबल। जी, ए ने बी से कहा भाई जो मुझे मुनासिब लगेगा तुम्हें पे करूंगा। लेटर बीइंग डिससैटिस्फाइड विद द पेमेंट मेड, बी सूज ए। डिसाइड, क्या वो केस नहीं कर सकता क्योंकि ये एग्रीमेंट इनिशियली वाइड था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 7। अच्छा 6 जो है, ये भी 6 का बी पार्ट काट दीजिए। 6 का बी पार्ट हमने नहीं करना, काट दीजिए, बिल्कुल काट दीजिए, कभी भी नहीं करना। ए पार्ट इसका स्टडी करते हैं। कदीर एंड जावेद सोल्ड देयर कन्फेक्शनरी बिजनेस along with goodwill to Asad Sweets। They also agreed not to carry on similar business for a period of 3 years। अब देखिए सेल ऑफ गुडविल वाली कंडीशन आ रही है और उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया पीरियड भी और लोकल लिमिट्स को भी। आफ्टर ए वन, नहीं लोकल लिमिट्स नहीं किया उन्होंने, हाँ तो वो गवर्नमेंट वो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी रीजनेबल लिमिट्स किया। आफ्टर 1 year ऑफ द सेल Kabir started a similar business on the ground that agreement in state of trade are void। Describe the relevant provisions of Partnership Act 1932 and explain whether Kabir is justified in his contention। नहीं, क्योंकि सेल ऑफ गुडविल में रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है उसके ऊपर, प्रोवाइडेड, हम ये कंडीशन लिख देंगे, प्रोवाइडेड कि वो सिमिलर बिजनेस हो, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में हो, रीजनेबल और टाइम। वो एग्री कर लिया उन्होंने 3 साल का, तो उसका मतलब 3 साल तक इस पे पाबंदी थी। क्लियर हो गया ये? इसमें कंडीशन लाजमी लिखनी है आपने। लॉ की केस स्टडी को सॉल्व करते हुए जो रेलिवेंट प्रोविजन होती है उसको लिखना है। रेलिवेंट प्रोविजन का मतलब यहां सिर्फ सेल ऑफ गुडविल वाली आएगी, बाकी चीज नहीं आएगी। क्वेश्चन 7, ए एग्रीज टू सेल ऑल द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम in the upcoming season to B। In breach of the said agreement, A sold some goods manufactured during the said season to C। Thereupon B sued A for breach of contract। Will B succeed? बताइए क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होता है कि आप अपनी चीजें जितनी भी चीजें प्रोड्यूस करेंगे सारी की सारी मुझे सप्लाई करेंगे? ये मोनोपोली तो नहीं है, ये मोनोपोली नहीं है। ये लॉ कहता है कि ये रेगुलेट बिजनेस है, बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन 8 और 9, ये जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अटेंटिव होकर पढ़िएगा। कह रहा है ए डॉक्टर इन लाहौर एम्प्लॉयड अनदर डॉक्टर बी एज एन असिस्टेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years on a salary of rupees 5,000 per annum। The agreement between A and B provided that after the termination of his employment, B should not practice as a doctor in Lahore within a radius of 1 kilometer of A's dispensary for a period of 1 year। And if B did so, he should pay rupees 20,000 to A as liquidated damages। Immediately after the termination of his employment, B began to practice as a doctor next door to A's dispensary।
ए देयर अमाउंट्स वुड बी फॉर द रिकवरी ऑफ ₹20,000, हाउ वुड यू डिसाइड? जी बताइए कंडीशन कौन सी है जी? सर्विस एग्रीमेंट में थर्ड वाली टू प्रिवेंट, तो हम क्या लिखेंगे कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था जो पाबंदी क्रिएट रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था? कंडीशन के साथ लिखेंगे। अगर ये टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयर था, ठीक है, अगर तो ये एम्प्लॉयर को प्रोटेक्ट करने के लिए था, रीजनेबल था, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन अगर ये स्पेसिफाइड रीजनेबल लोकल, अच्छा लोकल लिमिट जो है वो रीजनेबल लग रही है 1 किलोमीटर, उसने ये नहीं कहा पूरे पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते, रीजनेबल लग रही है, लेकिन टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयर वाली कंडीशन हम लिखेंगे। अगर तो ये टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई तो फिर वैलिड होगी, वरना ये एग्रीमेंट वॉइड है, वो पर्सन प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, जिस चीज का उसने क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया उसे हम अजम्पशन में लिखेंगे टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयर। रिस्ट्रिक्शन एम्प्लॉयर को प्रोटेक्ट करने के लिए थी, फिर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वरना कर सकता है जो असिस्टेंट उसका, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। वैसे नेचर ऑफ द बिजनेस देख के अगर हम जजमेंट लगाना चाहें तो ये कोई इतना कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू लग नहीं रहा कि ट्रेड सीक्रेट उसके पास चले जाएंगे। जी क्लियर हो गया क्वेश्चन 8? क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। यही क्या आपका क्वेश्चन है? Until recently, Mansoor and Arif were independently engaged in the business of selling sweets at Multan railway station. दोनों की दुकान थी मुल्तान रेलवे स्टेशन पे। Mansoor incurred a loss due to the competition. Arif, in view of his friendship with Mansoor, agreed to move his business to the old city area. Arif ने कहा चाहे मैं किसी दूसरी जगह चले जाता हूँ। They reached an agreement that Arif would not engage in any competing business with Mansoor. उन्होंने एग्रीमेंट किया कि मंसूर किसी भी आरिफ कंपीटिंग बिजनेस में एंगेज नहीं करेगा। बताइए क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? गुडविल सेल की क्या नहीं की? तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। सिर्फ सेल ऑफ गुडविल के केस में वैलिड होता, तो अभी तक तो गुडविल की जिक्र नहीं कर, आगे शायद कर रहे। It was also agreed that in case of a breach, none of them would have recourse to a court of law for the enforcement of their rights. ये वाला प्रोविजन वैलिड है कि नहीं? ये भी प्रोविजन वैलिड नहीं है, क्योंकि लॉ कहता है कि आप अगर एग्रीमेंट करते हो इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये वॉइड है, क्लियरली हमने पढ़ लिया। रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला, वेदर आरिफ इज जस्ट, अच्छा सॉरी आगे कहानी आगे चल रही थी, सीन रह गया। कह रहा है सब्सिक्वेंटली ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनटर्न, Arif, in addition to the old city area, has also started to sell sweets at Multan railway station. Arif ने उधर भी दुकान खोली पुराने शहर में, अंदरून शहर में, उस रेलवे स्टेशन में भी आ गया। Mansoor, in order to restrain Arif from selling sweets, has filed a suit against him. मंसूर ने उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया। पहला, whether Arif is justified in starting sweet business at Multan railway station, क्या उसका दोबारा वापस आना लीगली ठीक था? बिल्कुल ठीक आ सकता है, वो एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड था जो कि वॉइड है। सेकंड में कह रहा है व्हाट वुड बी योर आंसर इन वन अबव इफ मंसूर हैड बाउट द गुडविल ऑफ आरिफ बिजनेस? फिर नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन हमने याद रखे ये कंडीशन लिखनी जरूरी है, ठीक है, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखना जरूरी होता है केस स्टडी में, फिर वो नहीं आ सकता था। थर्ड, वेदर मंसूर इज जस्टिफाइड इन फाइलिंग ए सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ? नहीं, जस्टिफाइड नहीं है, नहीं, वो उसे केस फाइल नहीं करना चाहिए था। क्या वो केस फाइल कर सकता है? हाँ, फर्स्ट में नहीं कर सकता, सेकंड में कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो जो उसने एग्री किया था कि भैया हम नहीं करेंगे, केस फाइल नहीं करेंगे, उस पर भी इनका क्या हुआ? वो वाइड है, शाबाश। फोर्थ, व्हाट वुड बी योर आंसर इन थर्ड अबव इफ बोथ आरिफ एंड मंसूर हैड एग्रीड टू रेफर देयर डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन एंड नॉट टू द कोर्ट ऑफ लॉ? ये वैलिड है, ठीक है, ये प्रोविजन वाली आर्बिट्रेशन की तरफ, लेकिन ये कहना कि हम केस ही फाइल नहीं करेंगे, ये वर्ड। 11, A took a bet of ₹500 with B that a certain horse would win a certain race. अब ये देखिए, ये वो घुड़सवार नहीं है, ये जुआरी है। Under the agreement, A had to deposit ₹100 to B. Since A had no money, he approached his friend C. A के पास पैसे नहीं थे, कहानी देखिए आगे चल रही है। Who advanced the sum to him to the condition that A was to return ₹200 if he wins the bet against B, but to return nothing if he lost. A won the bet against B. Can C recover ₹200 from A? अब बताइए असल में कहानी क्या हुई? ये दो बंदों की शर्त लग रही थी, उसने कहा हाँ भाई शर्त लगाते हो, उसने कहा अच्छा शर्त लगा दो, मेरे पास पैसे नहीं है, वो सी के पास चला गया। सी ने कहा अच्छा ठीक है पैसे देने को तैयार हूं, अगर शर्त हार गए मुझे कुछ भी ना देना, जीत गए तो पैसे डबल करके देना। बताइए क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? मेन एग्रीमेंट वॉइड है, और जो कोलैटरल एग्रीमेंट है वो भी वॉइड होता है। याद रखिए, इलीगल एग्रीमेंट या वॉइड एग्रीमेंट हो तो जो कोलैटरल है वो भी वॉइड होगा। क्या वो 200 रिकवर करवा सकता है? नहीं करवा सकता, ठीक है, 200 क्या बल्कि 100 भी नहीं, क्यों 100 क्यों नहीं रिकवर करवा सकता?
इलीगल एग्रीमेंट है। इलीगल एग्रीमेंट में लॉ कहता है इन्फोर्समेंट नहीं, रिस्टोरेशन नहीं। 12. A and B enter into a wagering agreement and deposit rupees 500 each with C, instructing him to give the total sum to winner. अब वो उन्होंने कहा कि भाई 500 रुपया तुम्हारे पास रखवाते हैं, जो जीतेगा उसे सारे पैसे दे देना। A wins. He sues C for the stake amount. B also sues C for a return of the stake deposited by him with C. Decide. तो C बेचारा ना लेने में देने में पकड़ा गया। दो जुआरियों ने उसके पास बतौर का ये नेक आदमी है, जुआनी का इसको पैसे जमा करवाते हैं। अब एक बंदा शर्त जीत गया। बताइए जो नेक आदमी है उसने सारे पैसे जीतने वाले को देने हैं या अपने पास रख लेने हैं? अपने पास भी रख लेने भाई, आपने जीतने वाले को भी नहीं देने, उनको वापस करने हैं। ये एग्रीमेंट वाइड है, वेजरिंग एग्रीमेंट वाइड है। जीतने वाले को क्यों दे? क्योंकि वो एग्रीमेंट जीता है, वो एग्रीमेंट था ही नहीं। ये एग्रीमेंट वाइड है। क्लियर हुआ जी? केस स्टडी सारी क्लियर हो गई। चलिए आज का अच्छा स्पीड हमारी ठीक है, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको कोई? ये सब में चैप्टर छोटे छोटे हैं, मैं कहा परेशान ना हो जाए कि सर भागा भाग रहे हैं एक दिन में एक चैप्टर। आप खुद देख रहे होंगे छोटे छोटे 2-2 3-3 टॉपिक्स होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, हाँ आगे चल के कुछ चैप्टर लेंथ आएंगे जिनमें 2-2 3-3 लेक्चर लगेंगे, वो भी है हमारे कुछ चैप्टर एंड पे, उनमें हम रिजनेबल टाइम लगाएंगे। सिलेबस आपका नेक्स्ट वीक में उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा, मिड ऑफ द वीक, बुध या जुमेरात को। नहीं इस वीक को नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करना है। देखिए सारे लॉ में हमने ऐसा काम नहीं किया कि भागम भाग फुलकाने वाला किया, एंड पे भी ना मेरे से करवाएं। अगर आप करवाना चाहेंगे भी तो मैं नहीं करूंगा, तसल्ली से करेंगे।